बुआ और भतीजे की अश्लील कहानी। दोस्तों, जब कोई पति यदि अपनी पत्नी को छोड़कर परदेश कमाने चला जाता है तो अक्सर यही होता है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अमन बेहद सीधा साधा और मेहनती युवक था। वह उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के एक चूड़ी कारखाने में काम करता था, जबकि उसके बीवी बच्चे कासगंज जिले के नगला लालजीतगंज में रहते थे। यह अमन का पैतृक गांव था। वहीं पर उसका भाई मिट्ठूलाल भी परिवार के साथ रहता था। जिला कासगंज के ही थाना सहावर का एक गांव है बीनपुर। यहीं के रहने वाले राकेश सिंह का बेटा रणवीर अक्सर नगला लालजीतगंज में अपनी बुआ के घर आता जाता रहता था। उसकी बुआ की शादी अमन के भाई मिट्ठूलाल के साथ हुई थी। अमन की पत्नी सुनीता पति की गैर मौजूदगी में भी घर की जिम्मेदारी ठीक ठाक निभा रही थी। वह अपनी बड़ी बेटी की शादी कर चुकी थी। जिंदगी ने कब करवट ले ली, अमन को पता ही नहीं चला। पिछले कुछ समय से अमन जब भी छुट्टी पर घर जाता था, उसे पत्नी सुनीता के मिजाज में बदलाव देखने को मिलता था। उसे अक्सर अपने घर में रणवीर भी बैठा मिलता था। रणवीर हालांकि उसके भाई मिट्ठूलाल की पत्नी का भतीजा था, फिर भी वह यही सोचता था कि आखिर यह उसके घर में क्यों डेरा डाले रहता है। उसने एक दो बार रणवीर को टोका भी कि बुआ के घर पड़े रहने से अच्छा है वह कोई कामकाज देखे। सुनीता ने भी रणवीर पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह जब भी आता था वह उसकी खूब मेहमान नवाजी करती थी। रणवीर के मन में क्या था यह सुनीता को पता नहीं था। एक दिन रणवीर दोपहर में उसके घर आया और चारपाई पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। अचानक वह उसके पास आकर बोला, बुआ तुम जानती हो कि तुम कितनी सुंदर हो। रणवीर की इस बात पर पहले तो सुनीता चौंकी, उसके बाद हंसती हुई बोली, मजाक अच्छा कर लेते हो। नहीं बुआ, ये मजाक नहीं है, तुम मुझे सचमुच बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें देखने को दिल चाहता है, तभी तो मैं तुम्हारे यहाँ आता हूँ, रणवीर ने हंसते हुए कहा। रणवीर की बातें सुनकर सुनीता के माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं बुआ, तुम बैठो और यह बताओ कि फूफा जी कब आएंगे? उसने पूछा। उन्हें छुट्टी कहाँ मिलती है? तुम सब कुछ जानते हो फिर भी पूछ रहे हो? सुनीता ने थोड़ा रोष में कहा। तुम्हारे ऊपर दया आती है बुआ, फूफा जी को तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। अगर उन्हें फिक्र होती तो इतने दिनों बाद घर न आते। वह चाहते तो गांव में ही कोई काम कर सकती थी। यह कहकर रणवीर ने जैसे सुनीता की दुखती रंग पर हाथ रख दिया था। इसके बाद सुनीता के करीब आकर वह उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, बुआ अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर रणवीर तो चला गया, लेकिन सुनीता के मन में कई सवाल छोड़ गया। वह सोचने लगी कि आखिर रणवीर का उसके यहाँ आने जाने का मकसद क्या है। 28 साल का रणवीर देखने में ठीक ठाक था। वह अविवाहित था और अपने गांव के एक ईंट भट्ठे पर काम करता था। तनख्वाह तो ज्यादा नहीं थी, पर वहां उसे अच्छी कमाई हो जाती थी। बुआ के यहाँ आते जाते उसका दिल बुआ की देवरानी सुनीता पर आ गया था। सुनीता पति की दूरी से बहुत परेशान थी। इसी का बहाना बनाकर उसने उसके दिल में जगह बनानी शुरू कर दी। रिश्ते की नजदीकियां रास्ते में बाधक थी। रणवीर को इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर सुनीता को बुरा लग गया तो परिवार में तूफान आ जाएगा। उस दिन रणवीर के जाने के बाद सुनीता देर तक उसी के बारे में सोचती रही कि आखिर रणवीर चाहता क्या है। उस रात सुनीता को देर तक नींद नहीं आई। रणवीर की बातचीत का अंदाज मन में मोहने वाला था, लेकिन सुनीता उम्र और रिश्ते में रणवीर से बड़ी थी। मन में पति के प्रति गुस्सा भी आया, क्योंकि पति से दूरी के कारण ही उसका मन डगमगा रहा था। उसने तय कर लिया कि इस बार जब पति घर आएगा तो वह उससे कहेगी कि या तो वह गांव में रहकर कोई काम करे या फिर उसे भी अपने साथ ले चले। कुछ दिनों बाद अमन छुट्टी पर आया तो सुनीता ने कहा, देखो तुम्हारे बिना मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। या तो तुम यही कोई काम कर लो या फिर मैं भी बच्चों को लेकर फिरोजाबाद चलकर तुम्हारे साथ रहूंगी। पत्नी की बात सुनकर अमन बोला, लगता है तुम पागल हो गई हो। तुम अपनी उम्र तो देखो, बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है, तो क्या अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ? सुनीता ने कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पर सुनीता यह मेरी मजबूरी है।
मेरी तनख्वाह इतनी नहीं कि वहाँ किराए पर कमरा लेकर तुम्हें साथ रख सकूं। और तुम क्या सोच रही हो कि वहाँ मैं खुश हूँ? नहीं, तुम्हारे बिना मैं भी कम परेशान नहीं हूँ। पति के जवाब पर सुनीता कुछ नहीं बोली। अमन ने 3 दिनों तक घर पर रहा। तब तक सुनीता काफी खुश रही, पर पति के जाने के बाद उसके जिस्म की भोग फिर सिहर उठाने लगी। वह उदास हो गई। तब उसके दिलो दिमाग में रणवीर घूमने लगा। वह उससे मिलने को उतावली हो उठी। इतना ही नहीं, वह अपनी जेठानी के घर जाकर बोली, दीदी रणवीर आया था? नहीं। क्या? जेठानी ने कहा। आया तो था, पर जल्दी में था। क्यों, कोई काम है क्या? नहीं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया। उदास मन से सुनीता वापस आने को हुई। तभी जेठानी ने कहा, शायद वह कल आएगा। जेठानी की बात सुनकर सुनीता का दिल बल्लियों उछलने लगा। उसे लग रहा था कि रणवीर उससे नाराज है, तभी तो वह उसके घर नहीं आया। अगले दिन अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। सामने रणवीर खड़ा था। तुम? उसे देखकर सुनीता हैरानी से बोली, हाँ मैं ही हूँ बुआ। लेकिन तुम मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो? बड़ी बुआ ने बताया कि तुम मुझे याद कर रही थी, सो मैं आ गया। अब बताओ क्या कहना है? रणवीर ने घर में दाखिल होते हुए कहा। सुनीता ने मुख्य द्वार बंद किया और अंदर आकर रणवीर से बातें करने लगी। कुछ देर में सुनीता 2 गिलासों में चाय लेकर आई तो रणवीर ने पूछा, फुफ्फा आए थे क्या? हाँ आए तो थे, लेकिन 3 दिन रहकर चले गए। सुनीता बेमन से बोली। रणवीर को लगा कि वह फुफ्फा से खुश नहीं है। उसने मौका का फायदा उठाते हुए कहा, बुआ मैं कुछ कहना चाहता हूँ, पर डर लगता है कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। नहीं, तुम बताओ क्या बात है? बुआ सच तो यह है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। रणवीर ने एक ही झटके में मन की बात कह दी। रणवीर की बात पर सुनीता भड़क उठी। क्या मतलब है तुम्हारा? और हाँ, प्यार का मतलब जानते हो? अपनी और मेरी उम्र में फर्क देखा है? मैं रिश्ते में तुम्हारी बुआ लगती हूँ, हाँ, लेकिन इस दिल का क्या करूँ जो तुम पर आ गया है। अब तो दिलो दिमाग पर हमेशा तुम ही छाई रहती हो। रणवीर ने कहा, लगता है तुम पागल हो गए हो। जरा सोचो, अगर घर वालों को यह सब पता चल गया तो मेरा क्या हाल होगा? सुनीता ने कहा। रणवीर चारपाई से उठा और सुनीता के पास जाकर उसके गले में बाहें डाल दी। सुनीता ने इसका कोई विरोध नहीं किया। इससे रणवीर की हिम्मत बढ़ गई। इसके बाद सुनीता भी खुद को नहीं रोक सकी तो मर्यादा भंग हो गई। जोश उतरने पर जब होश आया तो दोनों में से किसी के भी मन में पछतावा नहीं था। सुनीता को अपना मोबाइल नंबर देकर और फिर आने का वादा करके रणवीर चला गया। उस दिन के बाद सुनीता की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। पर कभी कभी उसे डर भी लगता था कि अगर भेद खुल गया तो क्या होगा। अब रणवीर का आना जाना लगा रहने लगा। इसी बीच एक दिन अमन अचानक घर आ गया। उसकी तबीयत खराब थी, पर उस समय घर पर रणवीर नहीं था। सुनीता डर गई कि कहीं पति की मौजूदगी में रणवीर न आ जाए, इसलिए उसने रणवीर को फोन करके सतर्क कर दिया। हफ्ते भर बाद अमन चला तो गया, पर सुनीता के मन में डर सा समा गया। पड़ोसियों को सुनीता के घर रणवीर का आना जाना अखरने लगा था। आखिर एक दिन पड़ोसन ने सुनीता को टोक ही दिया। जवान लड़के का इस तरह घर पर आना जाना ठीक नहीं है। अपनी जवान बेटी का कुछ तो ख्याल करो। सुनीता तमक कर बोली, अपने घर का ख्याल मैं खुद रख लूंगी, तुम हमारी फिक्र मत करो। रणवीर उसके यहाँ बेखौफ और बिना रोक टोक आता जाता था। पड़ोसियों के मन में भी शक के बीज पड़ चुके थे। एक दिन जब अमन घर आया तो एक पड़ोसी ने कहा, रणवीर तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर अक्सर आता है, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इस बात से अमन को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने सुनीता से पूछा, यह रणवीर का क्या चक्कर है? पति की बात सुनकर सुनीता की धड़कनें बढ़ गई। यह क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा रिश्तेदार है, कभी कभी यहाँ आ जाता है, इसमें गलत क्या है? घर में जवान बच्ची है, तुम उसे यहाँ आने के लिए मना कर दो। अमन ने कहा, अपनी बेटी की देखरेख मैं खुद कर सकती हूँ, पर कभी सोचा है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहती हूँ?
तुम लोगों के लिए ही तो मैं बाहर रहता हूँ। जरा सोचो, क्या तुम्हारे बिना मुझे वहाँ अच्छा लगता है क्या? अमन को सुनीता की इस बात से विश्वास होने लगा कि पड़ोसियों ने उसे उसकी पत्नी और रणबीर के बारे में जो खबर दी है वह सही है। अमन 2 से 4 दिन रुककर अपने काम पर फिरोजाबाद चला गया, पर इस बार उसका काम में मन नहीं लगा। उसे लगता था जैसे उसकी गृहस्थी की नींव हिल रही है। एक दिन अचानक वह छुट्टी लेकर बिना बताए घर आ गया। उसने घर में कदम रखा तो घर में कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो सन्न रह गया। उसकी पत्नी रणबीर की बाहों में थी। गुस्से में अमन ने डंडा उठाया और सुनीता की खूब पिटाई की, जबकि रणबीर भाग गया। पिटने के बाद भी सुनीता के चेहरे पर डर नहीं था। वह कुर्राकर बोली, इस सब में मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पर तुमने मेरी भावनाओं का ख्याल कहाँ रखा। अमन का गुस्सा बढ़ गया। वह हैरान था कि सुनीता ने रिश्तों का भी ख्याल नहीं रखा। रणबीर तो उसके बेटे की तरह है। उसने कहा, ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, सब संभाल लूंगा। मैं आ गया हूँ से क्या मतलब है तुम्हारा? सुनीता ने पूछा। अब मैं नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए आ गया हूँ। यहीं खेतीबाड़ी करूँगा, फिर देखूंगा तुझे, अमन ने कहा। पति के नौकरी छोड़ने की बात सुनकर सुनीता परेशान हो उठी, क्योंकि अब उसे रणबीर से मिलने का मौका नहीं मिल सकता था। उसने रणबीर को सारी बात बताकर सतर्क रहने को कहा। अब वह किसी भी कीमत पर रणबीर को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसके मन में पति के प्रति नफरत पैदा हो गई। अमन को अब इस बात का डर लगा रहता था कि सुनीता रणबीर के साथ भाग ना जाए। अगर ऐसा हो गया तो समाज में उसकी नाक ही कट जाएगी। लिहाजा उसे अपनी दुराचारी पत्नी से नफरत हो गई। बेटी भी जवान थी, पर वह माँ की ही तरफ से बोलती थी। उसे इस बात का भी डर था कि कहीं बेटी भी गुमराह न हो जाए। अमन की चौकसी के बावजूद सुनीता और रणबीर मौका पाकर घर से बाहर मिलने लगे। यह बात भी अमन से ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। उसने सुनीता को एक बार फिर समझाने की कोशिश की, पर वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। अमन समझ गया कि अब कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना उसकी गृहस्थी डूब जाएगी। घर का वातावरण काफी तनावपूर्ण रहने लगा था। रणबीर अमन की खुशियों के रास्ते में बाधा बन गया था। काफी सोचने विचारने के बाद अमन को लगा कि इस समस्या का अब एक ही हल है कि रास्ते के कांटे को जड़ से निकाल दिया जाए। दूसरी ओर रोज रोज पिटने से सुनीता को लगने लगा था कि अब वह पति के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती। वह खुलकर रणबीर के साथ अपनी दुनिया बसाना चाहती थी। अमन धीरे धीरे अपने इरादे को मजबूत कर रहा था। बेशक यह काम उसके लिए कठिन था, पर एक ओर चरित्रहीन पत्नी थी तो दूसरी ओर बेलगामा भतीजा। दोनों उसके गुस्से को हवा दे रहे थे। योजना के अनुसार अमन उसी ईंट भट्ठे पर काम करने लगा जहां रणबीर करता था। अमन जानता था कि रणबीर रात में भट्ठे पर ही सोता है। उसे लगा कि वह वहीं पर अपना काम आसानी से कर सकता है। वह भी भट्ठे पर ही सोने लगा और मौके की तलाश में लग गया। रणबीर अपने फुफ्फा अमन के इरादे से बेखबर था, जबकि अमन ने तय कर लिया था कि अपनी इज्जत पर हाथ डालने वाले को वह जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी नौकरी के तीसरे दिन 5 दिसंबर सन 2016 को अमन को मौका मिल गया। उसने देखा रणबीर अकेला सो रहा था। वह अपनी जगह से उठा और फाड़वे से रणबीर पर प्रहार कर दिया। चोट रणबीर के कंधे पर लगी तो वह चीख कर उठा और भागने की कोशिश की, लेकिन अमन ने उस पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया, जिससे वह वहीं पर मर गया। रणबीर की हत्या करने के बाद अमन ने राहत की सांस ली, पर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वह फाड़वा लेकर सीधे थाना सहावर पहुंचा और पुलिस को सारी बात बता दी। थाना प्रभारी आफ्ताब अमन से पूछताछ करके उसे उस जगह ले गए जहां उसने रणबीर की हत्या की थी। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस ने अमन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
थाना प्रभारी आफ्ताब केस की तफ्तीश कर रहे थे।